जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं। आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे हम अंग के बारे में, कोशिका के अंग के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पढ़ते हैं तारक कार्य, सेंट्रोसोम। इसके खोजकर्ता थे बॉबरी नामक विद्वान, और इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन करना, यानी पुनः निर्माण करना। कोशिका विभाजन होता क्या है? कोई कहता है कि कोशिका विभाजन बेसिकली होता क्या है। देखिए क्या होता है। से एक कोशिका है, यह कोशिका टूटकर बीच से टूटेगी और दो कोशिका का निर्माण कर देगी। इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। ये तो क्या हुआ? ये तो पुनर्निर्माण हुआ। इसी को ही कहते हैं कोशिका विभाजन। और इसका काम कोशिका विभाजन करना, समझ में आ गया। अब लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। अगर लीवर में कट भी जाता है तो वह जल्दी से ही अपना घाव को भर लेता है। लेकिन ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में क्या पाया जाता है? न्यूरॉन पाया जाता है। लेकिन फिर भी ब्रेन में कैंसर हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन के साथ साथ 10% गिलियल सेल पाया जाता है। गिलियल सेल पाया जाता है जो कोशिका विभाजन करता है। यही अगर ब्रेन में आवश्यकता से ज्यादा कोशिका विभाजन कर देता है तो वही हो जाता है ब्रेन कैंसर। उसी को कहते हैं ब्रेन कैंसर। और होता यह है कि लीवर में भी, पूरे बॉडी में कहीं भी कैंसर हो सकता है। और जहां जहां कोशिका विभाजन होता है वहां कैंसर हो सकता है। कैंसर कब होगा? जब कोशिका विभाजन आवश्यकता से ज्यादा, यानी कि कंट्रोल से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाएगा। जिस भी जगह पे, शरीर के जिस भी अंग पे अगर आवश्यकता से ज्यादा, कंट्रोल से ज्यादा अगर कोशिका विभाजन हो जाता है तो उसी को कहते हैं कैंसर। ओके, दैट्स क्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हिंदी में कहते हैं हम अंतःद्रव्य जालिका। यह, इसका कार्य क्या होता है? कार्य यह है कि यह सपोर्ट देता है, यानी कि सहायता देता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो पिलर देते हैं सहायता के लिए, उसी तरह पूरे कोशिका को यह सहायता देता है, नहीं तो चिपक जाएंगे सब। इसीलिए ये सहायता देता है। और यह 2 पार्ट में बटा होता है। पहला है स्मूथ ईआर। हाँ, और एक बात, इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ईआर से दर्शाते हैं। और यह 2 पार्ट में होता है। पहला है स्मूथ ईआर, दूसरा है रफ ईआर। और ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें 2 पार्ट है। ये है स्मूथ ईआर और इधर वाला जिसमें बुंदा बुंदा है ये है रफ ईआर। अब देखिए, होता यह है कि कहा जाता है कि रफ ईआर क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन इसमें जो ये बुंदा बुंदा है इसे कहते हैं राइबोसोम। इधर से होता है, रफ साइड से होता है, लेकिन रफ साइड में कौन करता है प्रोटीन का निर्माण? राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम करता है। लेकिन होता किधर से है? रफ साइड से ही होता है, लेकिन कौन करता है इसमें? राइबोसोम करता है। और ये जो प्लेन वाला पार्ट है यह वसा निर्माण करता है, यानी कि तेल, चर्बी, जिसे चर्बी कहते हैं हम लोग। उसे छुइएगा तो लगेगा कि पूरा मतलब सिल्की टाइप हो जाएगा। ओके, यही किधर से होता है निर्माण? ये वसा निर्माण किधर से होता है? तो सॉफ्ट वाला साइड से, ओके, स्मूथ वाला साइड से, सॉरी, राइबोसोम। इसके खोज करता थे पैलेडे। और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो अभी पीछे हमने पढ़ा कि
रेटिकुलम के रफ वाले भाग में राइबोसोम पाया जाता है। तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है। निकलता किधर से है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले भाग से निकलता है। लेकिन रफ वाले भाग में कौन निर्माण करता है प्रोटीन का? तो राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम करता है। ओके, यह दो प्रकार का होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पे यह दो प्रकार का होता है, एक बड़ा एक छोटा। तो देखिए, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या है? मतलब यह है कि यह आकार बताता है। आकार देखकर नहीं बताता है। यह आकार देखकर, जैसे साइज में जो बड़ा है उसे बड़ा नहीं कह देगा, जो छोटा है उसे छोटा नहीं कह देगा। यह इसका एक अपना ही तरीका है पता लगाने का। जैसे कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर एक होता है कि कोलाइड में लेते हैं, कोलाइड जल में लेते हैं, और जो पहले नीचे गिर गया उसे हम मान लेते हैं कि वह बड़ा है। ओके, किसके आधार पर? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर। अब यहाँ 70S, एस किसको दर्शा रहा है? एस दर्शा रहा है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। किसको दर्शा रहा है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। 70S है, ये छोटा है, ये 80S बड़ा है। ठीक, बस ये जान लीजिए। एक यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, मतलब ये आगे बताएंगे। असल में कोशिका चैप्टर है क्या, बहुत बड़ा है। ठीक है, इसीलिए छोटा छोटा पार्ट में हम लोग समझते हैं। ये बाद में बताएंगे कौन यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, कौन प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा। ओके, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, इसके खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्राउन, जो बहुत बड़े विद्वान थे। अब बात करते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। यह आखिर है क्या? यह देखिए, यह बेसिकली एक कोशिका का बहुत बड़ा अंग है, जो पूरे कोशिका को एक के कंट्रोल में रखता है, कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लियस, इसमें दो चीज पाए जाते हैं, पहला क्रोमोसोम, दूसरा डीएनए। और क्रोमोसोम और डीएनए ये भी पढ़ाएंगे आपको। क्रोमोसोम क्या है इसके बारे में बताएंगे, डीएनए क्या है इसके बारे में बताएंगे। ये लोग, इन दोनों का अपना अपना एक अलग ही दुनिया है, पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। अब बात करते हैं ये दोनों केंद्रक के अंदर। अब देखिए, इसमें केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन होता है और 10% डीएनए होता है। बाकी 10% में अन्य तत्व होते हैं, बाकी 10% में अन्य तत्व होते हैं। इसके खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। ओके, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग लाइसोसोम। इसके खोजकर्ता थे क्रिश्चियन डी डूबे, जो 1958 में इसकी खोज किए थे। या इसका कार्य, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। अगर किसी भी अंग के ऊपर अगर वह एंजाइम पड़ जाए, किसी भी अंग के ऊपर, तो वह गल जाता है, पच जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है। तो उस एंजाइम का नाम है जल अपघटक एंजाइम, जो कोशिका पाचन का कार्य करते, कोशिका पचाने की कार्य करती है। ओके, अब इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आगे हम वीडियो में बताएंगे। अब ये इसका कार्य क्या होता है, इतना समझ गए कि आप अब बताते हैं इसका कार्य क्या होता है। कार्य होता है कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, गोल्गी बॉडी पढ़ा, वैक्यूम पढ़ा और न्यूक्लियस पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा, सब हमने अभी अब तक पढ़ चुके हैं। और यह है न्यूक्लियस। इसका कार्य क्या है अब हम बताते हैं। जैसे ये एक तरह का हेड है, हेडमास्टर भी कह सकते हैं ये एक तरह का हेड है। इसका कार्य यह है कि अगर मान लीजिए सपोज डेट माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है कि हम काम नहीं करेंगे, ये बुलाएगा, तुम्हारा काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया बताएगा कि मेरा काम है ऊर्जा बनाना, हम आज ऊर्जा नहीं बनाएंगे। तो ये क्या करेगा? उसके अंदर उसको पकड़ के सटा लेगा अपने में, और एक अपना जो एंजाइम है जल अपघटक एंजाइम छोड़ देगा। तो ये क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा। उसी तरह ये सबसे घूम घूम के पूछेगा, क्या गोल्गी बॉडी, काम ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है।
वैक्यूम को बोलेगा वैक्यूम पानी भरो, तुम पानी भर रहे हो ना, कहा कि नहीं हम नहीं भरेंगे। जब ही कह दिया कि हम नहीं भरेंगे पानी, तो बुलाएगा, बड़ी प्यार से बुलाएगा, बाबू तनी इधर आना, पकड़ के सटाएगा, सटा के जल अपघटक एंजाइम इसके अंदर छोड़ देगा, तो ये मर जाएगा। यही इसका कार्य होता है। और कभी कभी ये होता है कि सभी अंग मिलके कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। सभी अंग एक कभी कभी कहते हैं कि कामें करना बंद कर देते हैं। तो उस कंडीशन में होता ये है कि ई ससुरा क्या करता है, लाइसोसोम जब सुनता है कि सब कहते हैं कि हम नहीं नया काम नहीं करेंगे, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, तो ये कहता है कि अच्छा इनकलाब जिंदाबाद। लाइसोसोम क्या करते हैं, अपने आप को फाड़ लेता है। जब सोचिए, जब पकड़ के सटाता है जिसको खत्म हो जाता है, जब अपने आप को फाड़ता होगा तब क्या होता होगा। तब सब क्या होता है कि सब मर जाते हैं। सब नहीं, मतलब जहां जिस कोशिका के जिस अंग पे या लाइसोसोम के अंदर से निकला हुआ एंजाइम पड़ता है, वह अंग क्या होता है, गल जाता है, सड़ जाता है, यानी कि पच जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसी के डर से सब ठीक ठाक काम करते हैं। आके देखता है, पूछता है, का मामा माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक ठाक है ना, काम चल रहा है ना ठीक ठाक, तो कहेगा हाँ चल रहा है। कि उसके बाद न्यूक्लियस को समझाता है कि अगर यदि कोई काम नहीं करता है तो बताओ, हम अभी उसको सटा के हम अपना ये जल 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 अपघटक एंजाइम छोड़ देते हैं, अब 2 मिनट में काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया? दस्ट क्लियर कि जल अपघटक एंजाइम किसे कहते हैं और यह किस चीज का काम करता है, या आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। इसीलिए आत्महत्या की थैली कहते हैं कि जब यह मूड में आता है, मतलब जब सारे कोशिका मिलकर कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, तब यह अपने आप को क्या करता है, फाड़ लेता है। इसीलिए कहते हैं इसे आत्महत्या की थैली। और इसका व्यास होता है 0.4 से 0.8 के बीच होता है। समझ में आ गया? दैट्स क्लियर। यह लाइसोसोम शरीर के लिए जरूरी भी है। मान लीजिए कि नहीं तो कोई कोशिका मर के पड़ा रहता शरीर में, सड़ जाता, कोई साफ करने वाला होता ही नहीं, कोई गलाने वाला होता ही नहीं, तो दिक्कत हो जाती। अब मान लीजिए कि लाइसोसोम नहीं रहा, लाइसोसोम ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मारा यहाँ बहुत तेज, तो यहाँ का जितना दूर चोट लगा उतना दूर का तो कोशिका मर गया, कोशिका मर गया, लाइसोसोम सब मर गया। जितना दूर चोट लगा उतना दूर का सब मर गया, तो क्या होगा, वह सड़ने लगेगा। मतलब मर गया है तो वह सड़ने लगेगा। तो क्या होगा कि जब वहाँ लाइसोसोम ही नहीं है तो पचाएगा कौन, गलाएगा कौन। तो होता यह है कि जब हम कोई मारता है तो देखते हैं कि पूरा फूल जाता है, तब क्या करते हैं, गर्म पानी से सेकते हैं। जब हम गर्म पानी से सेकते हैं उसे, तो आसपास के, मान लीजिए इतना दूर चोट लगा, इतना दूर चोट लगा हमको, तो इतना दूर क्या हुआ है, फूल गया है, तो यहाँ के सारे कोशिका मर गए हैं। अब तो सब वहीं पड़ा हुआ रहेगा, सड़ेगा, कोई तो ले जाने वाला है नहीं। लाइसोसोम रहता तो बेचारा सबको इधर उधर करता, गलाता, पचाता, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। जब फूल जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, गर्म पानी से सेकते हैं। जब गर्म पानी से सेकते हैं तो क्या होता है कि आसपास के जितने सारे लाइसोसोम है सब निकल के ताकते हैं, अरे ये का है। जब देखते हैं तब कहते हैं अरे ये तो मर गया है, इसे लाइसोसोम ही मर गया है इसमें का। तब क्या करते हैं, अपना अपना थोड़ा थोड़ा लाइसोसोम सब उस पर अपना जो जल अपघटक एंजाइम है सब रोज रोज थोड़ा थोड़ा छिड़कते हैं। धीरे 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 क्या होता है, वो घाव भर जाता है और करिया दाग खत्म हो जाता है। यही काम है लाइसोसोम का। अब सोचिए लाइसोसोम ही नहीं रहेगा, सब मर जाएगा शरीर में उसी तरह और बसाते रहेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, जीव द्रव्य पढ़ेंगे, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। इसमें यह 2 भाग होता है इसका। पहला होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य। तो इसमें 80% पानी की मात्रा होती है, 80% जल की मात्रा होती है। और जीव द्रव्य आखिर है क्या, इसे समझने से पहले समझते हैं कि अगर हम ऑनलाइन से या कहीं से अगर कांच की कोई सामान खरीदते हैं
तो होता यह है उसमें कि उस कांच के सामान में, जैसे हम चूड़ी खरीदे ऑनलाइन, ये चूड़ी का बॉक्स है, इसमें चूड़ी है, तो यह चूड़ी को टूटने फूटने से रोकने के लिए, मिलने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें थर्मोकोल या कोई ऐसे चीज डाल देते हैं जिससे वह हिले डुले ना और मतलब सुरक्षित रहे। उसी तरह होता है, जैसे मान लीजिए इसमें सब माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूम है, न्यूक्लियस सब है। तो होता यह है कि अगर यह जीव द्रव्य ना रहे, अगर जीव द्रव्य इसमें ना रहे तो यह क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे सब, एक दूसरे को ढकेलेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ढकेलेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी को ढकेलेगा, गोल्गी बॉडी वैक्यूम को ढकेलेगा, वैक्यूम न्यूक्लियस को ढकेलेगा। अगर कहीं गलती से लाइसोसोम फट गया, ये लाइसोसोम अगर फट गया तो इससे जल अपघटक एंजाइम निकलेगा और सबको बर्बाद कर देगा। तो इसी प्रक्रिया को इसी चीज को रोकने के लिए क्या पाया जाता है, इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है। पहला होता है, अगर यह जीव द्रव्य कोशिका में रहेगा तो इसे कोशिका द्रव्य कहेंगे। अगर न्यूक्लियस में पाया जाएगा तो केंद्रिका द्रव्य कहेंगे या केंद्रिका द्रव्य कहेंगे। और इसमें 80% पानी होता है। ये जिस द्रव्य में होगा, जैसे यह कोशिका द्रव्य में है तो इसे कोशिका द्रव्य कहेंगे, और केंद्रक में है तो केंद्रिका द्रव्य कहेंगे। बस यही है और कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तो समझ में आ गया इतना? तो इसी के साथ आज का सेशन यही खत्म होता है। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।